हेलो एवरीवन, दिस इज़ आरती एंड वेलकम टू एसआर एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेस। लास्ट क्लास में हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे क्लास 6 की एनसीईआरटी की बुक साइंस को डिस्कस कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको लेसन नंबर 1 से लेके लेसन नंबर 10 तक ऑलरेडी चैप्टर हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कर लिए हैं कंप्लीट। अगर आपने लेसन 1 से लेके लेसन नंबर 10 तक वीडियो को नहीं देखा तो आप जाके प्लेलिस्ट में से उन वीडियो को देख सकते हैं। और आज हम जो डिस्कस करने वाले लेसन नंबर 11 के बारे में डिस्कस करेंगे। लेसन नंबर या चैप्टर नंबर 11 रहेगा जो आज हम डिस्कस करेंगे, प्रकाश, छायाएं एवं परावर्तन। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हम अपने चारों ओर अनेक प्रकार की रंग बिरंगी वस्तुएं देखते हैं। स्कूल जाते समय हम अनेक वस्तुएं जैसे कारें, बसें, साइकिलें, वृक्ष, जंतु तथा कभी कभी कुछ पुष्प यानी कि फूल देखते हैं। आपके विचार से हम इन वस्तुओं को कैसे देखते हैं? रात्रि के समय यानी कि रात के समय जब पूर्ण अंधकार हो तब इन्हीं स्थानों के बारे में विचार कीजिए। आप क्या देखेंगे? मान लीजिए रात्रि यानी कि रात के समय आप पूर्णतः अंधेरे कमरे में जाते हैं। क्या आप कमरे में रखी हुई किसी भी वस्तु को देख पाते हैं? यहाँ पे हम नहीं देख पाएंगे। अंधेरे में कोई वस्तु हम देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। लेकिन जब आप कोई टॉर्च अथवा मोमबत्ती जलाते हैं तो उस कमरे में रखी हुई वस्तुओं को देख सकते हैं। क्या ऐसा नहीं है? बिना प्रकाश के वस्तुओं को नहीं देख सकते। बिना प्रकाश के वस्तुओं को हम नहीं देख सकते। प्रकाश वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। प्रकाश क्या करता है? वस्तु को देखने में हमारी सहायता करता है। टॉर्च का बल्ब एक ऐसी वस्तु है जो स्वयं प्रकाश देता है। सूर्य आकाश में एक ऐसा पिंड है जो पृथ्वी को प्रकाशित करता है। दिन के समय हम इसी प्रकाश में वस्तुओं को देखते हैं। जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती हैं उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? दीप्त पिंड कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, जो वस्तुएं सूर्य की तरह स्वयं प्रकाश का उत्सर्जन करती है उन्हें दीप्त पिंड कहते हैं। कुर्सी, चित्र अथवा जूते जैसी वस्तुओं के बारे में आप क्या कहेंगे? इन्हें आप तभी देख सकते हैं जब प्रकाश एक दीप्त वस्तु से इन वस्तुओं पर पड़ता है। जब आपका जो प्रकाश है जैसे सूर्य, टॉर्च या फिर विद्युत का प्रकाश जब इस वस्तुओं पे पड़ेगा तब जो प्रकाश है वो क्या होगा? हमारी आंखों की ओर आएगा। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी वस्तुएं कौन कौन सी होती है? याद कीजिए हमने अध्याय 4 में वस्तुओं को पारदर्शी, अपारदर्शी तथा पारभासी के रूप में समूहों में बांटा है। यदि हम किसी वस्तु के आर पार नहीं देख सकते हैं तो वह अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से ये पूरा पैराग्राफ हमारा कि यदि हम किसी वस्तु के जब आर पार हम नहीं देख सकते तो वो वाली वस्तु हमारी क्या कहलाती है? अपारदर्शी वस्तु कहलाती है। यदि आप किसी वस्तु के आर पार देख सकते हैं तो वह वस्तु प्रकाश को अपने अंदर से होकर जाने देती है। ऐसी वस्तु को पारदर्शी कहते हैं। यानी कि जो वस्तुओं को हम देख सकते हैं, यानी कि जो प्रकाश वस्तु के अंदर की ओर जाने देता है और उस वस्तु को हम देख सकते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पारदर्शी वस्तु कहते हैं। कुछ वस्तुओं से आर पार देख तो सकते हैं परंतु हम स्पष्ट नहीं देख सकते। ऐसी वस्तुओं को पारभासी कहते हैं। पारभासी वस्तु कौन सी होती है? जिसमें से प्रकाश जाएगा तो है मगर उसमें हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, उसमें धुंधला हमें दिखाई देता है। जब हमें धुंधला दिखाई देता है तो उस वस्तु को हम पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए क्रियाकलाप 1 को डिस्कस करते हैं। अपने चारों ओर देखिए और दैनिक जीवन की जितनी अधिक से अधिक वस्तुएं एकत्र कर सकते हैं या इकट्ठा कर सकते हैं कीजिए। जैसे रबड़, प्लास्टिक स्केल, पेन, पेंसिल, नोटबुक, कागज की शीट, अनुरेखण कागज। अनुरेखण कागज किसे कहते हैं? ट्रेसिंग पेपर को। अथवा कपड़े का टुकड़ा। इन सभी वस्तुओं के आर पार किसी दूर रखी हुई वस्तु को देखने का प्रयास कीजिए। क्या दूर रखी वस्तु से आने वाला प्रकाश इन वस्तु के आर पार चलकर आपकी आंखों तक पहुंच पाता है? जी नहीं पहुंच पाएगा। अब मैं प्रेक्षणों को सारणी 11.1 के अनुसार लिखी है।
हम देखते हैं कि किसी वस्तु अथवा पदार्थ का अपारदर्शी, पारदर्शी अथवा पारभासी होना इस पर निर्भर करता है कि वह वस्तु अपने अंदर से होकर प्रकाश को पूर्णतः, आंशिक रूप से अथवा बिल्कुल नहीं गुजरने देती। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया, अपारदर्शी वस्तुओं में कोई प्रकाश होता है अपने अंदर से पूर्णतः गुजरने नहीं देता, उसे हम क्या कहते हैं, जिसमें हमें आर पार नहीं दिखाई देता, उसे हम अपारदर्शी कहते हैं। पारदर्शी में जिसमें से प्रकाश होकर गुजरता है, हम आर पार देख सकते हैं, उसे पारदर्शी कहते हैं। पारभासी में होता है कि जब हम जो प्रकाश जा रहा है उसे हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, धुंधला दिखता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पारभासी वस्तु कहते हैं। चलिए टेबल 11.1 को डिस्कस कर लेते हैं। पहले कॉलम में वस्तु और पदार्थ आपको दी गई है। सेकंड कॉलम में आपको बताना है वस्तु के पार देखना संभव पूर्णतः है अथवा आंशिक रूप से बिल्कुल नहीं, यानी कि हम उस वस्तु को देख भी पाते या नहीं देख पाते। कॉलम नंबर 3 में आपको बताना है कि अपारदर्शी, पारदर्शी या पारभासी वस्तु कौन सी है। सबसे पहले पेंसिल की बात करें, पेंसिल में से क्या आपका जो प्रकाश है वह पूरी तरह गुजर जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल नहीं गुजरेगा, हम बिल्कुल नहीं देख पाएंगे, तो ये क्या है, हमारी अपारदर्शी है। और अगले में क्या, रबड़ की गेंद। रबड़ की गेंद क्या है, इसमें से भी जो प्रकाश है हमारा बिल्कुल नहीं जाएगा, तो ये भी हमारी कौन सी है, अपारदर्शी वस्तु है, ये भी हमारी। उसके बाद लिखने के कागज की सीट है, पूर्ण विश्वास नहीं करता। लिखने के कागज में हम स्पष्ट रूप से नहीं देख सकते, इसलिए पूर्ण विश्वास नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें दिख भी सकता और हमें नहीं भी दिख सकता। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। छायाएं वास्तव में क्या होती हैं? क्रियाकलाप सेकंड को डिस्कस करते हैं। अब प्रत्येक अपारदर्शी वस्तु को धूप में जमीन से कुछ ऊंचाई पर एक एक करके पकड़िए। धरती पर आप क्या देखते हैं? आप जानते हैं कि धरती पर बने ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण हैं। क्या ये गहरे काले धब्बे वस्तुओं की छाया के कारण दिखाई देते हैं? कभी कभी आप वस्तु की छाया देखकर वस्तु को पहचान सकते हैं। ये बिल्कुल पहचान सकते हैं। मैदान में कागज की एक सीट बिछाइए। आपको क्या करना है, इस तरीके से मैदान में कागज की एक सीट को बिछाना है और किसी सामान्य जानकार अपारदर्शी वस्तु को किसी ऊंचाई पर हाथ में इस प्रकार पकड़िए कि उसकी छाया जमीन पर बिछी कागज की सीट पर पड़े। क्या करना है, आपको इस तरीके से छाया जो है वो इस कागज पे पड़नी चाहिए अपारदर्शी वस्तु की। जब आप वस्तु को पकड़े हुए हो तो उस समय अपने किसी मित्र से छाया की बाहरी रेखा खींचने के लिए कहिए। क्या कहना है आपको, अपने मित्र से इसके चारों ओर आपको बाहरी रेखा खींचने के लिए कहना है। इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की छायाओं की बाहरी रेखाएं खींचिए। अब अपने कुछ अन्य मित्रों से छायाओं की बाहरी रेखाएं देखकर वस्तुओं को पहचानने के लिए कहिए। वे कितनी वस्तुओं की सही पहचान कर सकते हैं? क्या आप अपनी छाया किसी अंधेरे कमरे में अथवा रात्रि यानी कि रात में जब कोई प्रकाश नहीं आता है देखते हैं? क्या आपको उस समय भी कोई छाया दिखाई देती है? रात के समय हमें जो छाया है वो नहीं दिखाई देगी। जब कमरे में प्रकाश स्रोत के अतिरिक्त अन्य कुछ नहीं होता, ऐसा प्रतीत होता है कि छाया देखने के लिए हमें कोई प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ यानी कि रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए। क्या इसके अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु भी चाहिए? मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि छाया देखने के लिए हमें प्रकाश स्रोत अथवा प्रकाश के रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु चाहिए जिसके द्वारा हमें जो छाया है वो दिखाई देती है। चलिए अगले पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। क्रियाकलाप 3, ये एक ऐसा क्रियाकलाप है जिसे आपको अंधेरे में करना होगा। शाम होते ही अपने कुछ मित्रों के साथ एक टॉर्च तथा गत्ते की एक बड़ी सीट लेकर किसी खुले मैदान में जाइए। टॉर्च को जमीन के समीप ले जाकर ऊपर की ओर इस तरह से जलाएं जिससे टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के चेहरे पर पड़े। अब आपके पास प्रकाश स्रोत तथा प्रकाश के पथ यानी कि रास्ते के अनुदिश एक अपारदर्शी वस्तु है। अपारदर्शी वस्तु क्या है? आपका मित्र है। आपके मित्र के पीछे पेड़, इमारत अथवा कोई अन्य वस्तु ना हो तो क्या तब भी आपको अपने मित्र के सिर की छाया दिखाई देगी? तब क्या हो गया, आपके मित्र की जो छाया है वो हमें दिखाई नहीं देगी।
इसका अर्थ ये नहीं है कि वहाँ छाया नहीं है। वास्तव में टॉर्च का प्रकाश आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता। यहाँ पे टॉर्च का जो प्रकाश है आपके मित्र के सिर से पार नहीं होता, इसलिए यहाँ पे जो परछाई है वो हमें नहीं दिखाई देगी। अब किसी अन्य मित्र से कहे कि गत्ते की सीट को आपके मित्र के पीछे पकड़े, क्या अब छाया सीट पर बनती है? क्या करना है, इस तरीके से गत्ते की सीट पर ऐसे पकड़ना है और जो छाया है तो वो क्या होगी, ये छाया बनेगी। तो यहाँ पे क्या है, हमारी छाया बनती है। इस प्रकार छाया केवल पर्दे पर ही दिखाई दे सकती है। जमीन, कमरे की दीवार, इमारतें अथवा इस प्रकार की अन्य सतहें आपको दैनिक जीवन में दिखाई देने वाली अनेक छायाओं के लिए पर्दे की तरह कार्य करती है। क्या करती है, छाया हमारे पर्दे की तरह कार्य करती है। छायाओं से हमें वस्तुओं की आकृति के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त होती है। कभी कभी तो छाया हम सभी को वस्तु की आकृति के बारे में भ्रमित यानी कि उलझन भी पैदा कर सकती है। चित्र 11.4 में कुछ छायाएं दिखाई गई है जिन्हें हम अपने हाथों से बनाकर विविध जानवरों की छाया होने का भ्रम उत्पन्न कर सकते हैं। ये मज़ेदार बात, क्या कर सकते हैं, हम अपने हाथों की सहायता से इस प्रकार की छाया बना सकते हैं। अलग अलग जानवरों की छाया हमारे हाथों से बनती है। चलिए क्रियाकलाप 4 को हम लोग डिस्कस करते हैं। स्कूल के मैदान में धूप में एक कुर्सी रखी है। आप कुर्सी की छाया से क्या अवलोकन करते हैं? क्या छाया से कुर्सी की सही आकृति का ज्ञान होता है? यदि आप कुर्सी को थोड़ा सा घुमा दें तो कुर्सी की छाया की आकृति में किस प्रकार का परिवर्तन होगा? क्या होगी, टेढ़ी हो जाएगी थोड़ी। एक पतली नोटबुक लेकर उसकी छाया को खींचिए। इसके पश्चात एक आयताकार डिब्बा लीजिए और उसकी छाया देखिए। क्या दोनों छायाएं समान आकृति की प्रतीत होती हैं? विभिन्न रंगों के पुष्प यानी कि फूल अथवा अन्य वस्तुएं लेकर छायाओं का अवलोकन कीजिए। उदाहरण के लिए लाल गुलाब अथवा पीले गुलाब ले सकते हैं। जब वस्तुओं के रंग भिन्न भिन्न होते हैं तो क्या उनकी छायाओं के रंग भी भिन्न भिन्न यानी कि अलग अलग दिखाई पड़ते हैं? छाया के जो रंग होते हैं वो हमें ब्लैक दिखाई देंगे। एक लंबा बॉक्स लीजिए तथा पृथ्वी पर बनी उसकी छाया को ध्यान से देखिए। जब आप बॉक्स को इधर उधर गति कराते हैं तो उस समय आप छाया के आकार में होने वाले परिवर्तन को देख सकते हैं। बॉक्स की छाया कब सबसे छोटी बनती है? तब जब आप बॉक्स के बड़े फलक को सूर्य के सामने रखते हैं अथवा जब आप छोटे फलक को सूर्य के सामने रखते हैं तब बनती है छोटे फलक और बड़े फलक की छाया बनती है। आइए इस लंबे बॉक्स का प्रयोग सरल कैमरा बनाने में करें। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं। सूची छिद्र कैमरा के बारे में डिस्कस करते हैं। शायद आप ये सोचते हो कि किसी कैमरे को बनाने के लिए हमें बहुत सी सामग्री चाहिए, लेकिन यदि हम केवल सरल सूची छिद्र कैमरा ही बनाना चाहते हैं तब ऐसा नहीं है। क्रियाकलाप 5 को हम लोग डिस्कस करते हैं। 2 ऐसे बॉक्स लीजिए जिनमें से एक बॉक्स दूसरे के भीतर बिना अंतराल के खिसक सके। दोनों बॉक्सों का एक छोटा छोटा फलक काट दीजिए। बड़े बॉक्स लेकर दूसरे छोटे फलक के बीचों बीच एक छोटा छिद्र बनाइए। चित्र 11.5 कैसे बनाना है आपको? एक बड़ा फलक लेना है, उसके बाद इसके बीचों बीच में इस तरीके से एक छोटा सा छिद्र बनाना है, छेद बनाना है। इस तरीके से जैसे आपको ये इमेज दी गई है इस तरीके से आपको बनाना है। इसी प्रकार छोटे बॉक्स के दूसरे छोटे फलक पर एक वर्गाकार आकृति जिसकी भुजा लगभग 5 सेंटीमीटर से 6 सेंटीमीटर हो काटिए। इस कटे भाग पर ट्रेसिंग पेपर पारभासी चिपकाकर ढक दीजिए। आप क्या करना है, अपनी जो भुजाएं है इसको इस प्रकार से 5 से 6 सेंटीमीटर में काटा है। काटने के बाद इस पर ट्रेसिंग पेपर लगाना है, उससे ढकना है आपको ट्रेसिंग पेपर से। छोटे बॉक्स को बड़े बॉक्स में इस प्रकार खिसकाइए कि छोटे बॉक्स का पारभासी ट्रेसिंग पेपर वाला पर्दा बड़े बॉक्स के भीतर हो, यानी कि इस प्रकार से आपको करना है जैसे चित्र इमेज में दिखाया गया है। आपका सूची छिद्र कैमरा उपयोग के लिए तैयार है। आपको इस प्रकार से दूसरा लेना है और इस प्रकार से खिसकाना है तो आपका ये सूची छिद्र कैमरा ये हमारा बन के तैयार हो जाएगा। सूची छिद्र कैमरा लेकर छोटे बॉक्स के खुले हुए सिर से देखें। क्या करना है, खुले हुए छिद्र से देखना है आपको। अपने सिर तथा सूची छिद्र कैमरे को काले रंग के कपड़े से ढक लीजिए। अब सूची
छिद्र कैमरे से दूर की वस्तुएं जैसे पेड़ अथवा इमारतों को देखने का प्रयत्न करें। सुनिश्चित करें कि जिस वस्तु को आप सूची छिद्र कैमरे से देखना चाहते हैं वे सूर्य की तेज धूप में रखी हो। अब छोटे बॉक्स को सूची छिद्र बने बड़े बॉक्स में आगे पीछे तब तक खिसकाइए जब तक कि दूसरे छोर पर लगे हुए ट्रेसिंग पेपर पर तस्वीर ना मिले। क्या करना है, आपको आगे पीछे खिसकाना जब तक दूसरे जो ट्रेसिंग पेपर है जब तक इस पर तस्वीर ना बन जाए, जब तक हमें जो आगे पीछे करते रहना है। क्या सूची छिद्र कैमरों के प्रतिबिंब अपनी छाया से भिन्न है? सूची छिद्र कैमरे से सूर्य के तीव्र प्रकाश में सड़क पर गतिमान वाहनों एवं व्यक्तियों को देखें। क्या कैमरे के द्वारा देखे गए चित्र दूसरी ओर की वस्तुओं के रंगों को दर्शाते हैं? क्या प्रतिबिंब सीधे अथवा उल्टे हैं? प्रतिबिंब कैसे होंगे? उल्टे दिखाई देंगे। आचार्य आइए अब अपने सूची छिद्र कैमरे से सूर्य का प्रतिबिंब बनाएं। इसके लिए हमें थोड़ी सी भिन्न व्यवस्था चाहिए। हमें गत्ते की एक बड़ी शीट चाहिए जिसके मध्य में छोटा सा सूची छिद्र हो। गत्ते की शीट को सूर्य की तरफ इस तरह पकड़ें कि उसकी छाया साफ क्षेत्र में बने। क्या आप सूर्य का वर्ताकार प्रतिबिंब गत्ते की शीट की छाया के मध्य में देखते हैं? अपनी जगह से सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का सूची छिद्र प्रतिबिंब देखें। सूर्य ग्रहण से पहले सूची छिद्र तथा पर्दे को इस तरह सुव्यवस्थित करें कि सूर्य का प्रतिबिंब पर्दे पर साफ बने। सूर्य ग्रहण आरंभ होने पर सूर्य का प्रतिबिंब देखें। आप अवलोकन करेंगे कि ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक भाग धीरे धीरे काला होता जाता है और हमें क्या करना है, सूर्य को सीधा कदापि नहीं देखना चाहिए। मोस्ट इम्पोर्टेंट है यहाँ से, ग्रहण प्रारंभ होने पर सूर्य के प्रतिबिंब का एक जो भाग है वो धीरे धीरे कैसा होगा, काला होता जाएगा। ठीक है, और हमें कभी सूर्य को सीधा नहीं देखना चाहिए, उसका रिफ्लेक्ट पड़ता है। ये हमारी आंखों के लिए अत्यंत हानिकारक हो सकता है। क्या होता है, हमारी आंखों पे रिफ्लेक्ट पड़ता है, इसलिए हमें सूर्य का प्रकाश कभी भी सीधा नहीं देखना चाहिए। प्रकृति में भी एक रोचक सूची छिद्र कैमरा है। कभी कभी हम ऐसे वृक्ष के नीचे गुजरते हैं जिसमें ढेरों पत्तियां होती है, तब हमें उस पेड़ के नीचे सूर्य के प्रकाश के धब्बे दिखाई देते हैं। तब हमें क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश के धब्बे इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं। वास्तव में ये वृत्ताकार प्रतिबिंब सूर्य के सूची छिद्र प्रतिबिंब होते हैं। पत्तियों के बीच के खाली स्थान सूची छिद्र की भांति व्यवहार करते हैं। इन खाली स्थानों में सभी प्रकार की अनियमित आकृतियां हो सकती हैं, परंतु हम सूर्य के वृत्ताकार प्रतिबिंब ही देख सकते हैं। आगामी सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के प्रतिबिंबों को देखने का प्रयास करें, यह अत्यंत रोचक हो सकता है। भुजों के मस्तिष्क में एक विचार है। हमने अपने सूची छिद्र कैमरे से सड़क पर चलते लोगों के उल्टे प्रतिबिंब देखे थे। सूर्य के प्रतिबिंबों के साथ क्या होता है? क्या वे प्रतिबिंब भी हमें उल्टे दिखाई देते हैं? जी हाँ, उल्टे दिखाई देते हैं। पहली का कुछ अन्य विचार है। निश्चय ही ये सब परिणाम है जो हम देख रहे हैं, जैसे छायाओं का बनना, सूची छिद्र प्रतिबिंब आदि तभी संभव है जब प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। ये कब संभव होता है? जब प्रकाश केवल सरल यानी कि सीधी रेखा में चलता है, तब ये पॉसिबल हो पाता है। चलिए कि क्लास 6 को डिस्कस करते हैं। आइए पाइप का एक छोटा टुकड़ा अथवा रबड़ की लंबी नली लें। कमरे में एक तरफ एक मोमबत्ती जलाकर मेज के ऊपर रखें। अब कमरे में दूसरी तरफ खड़े होकर पाइप से मोमबत्ती को देखें। चित्र 11.7a की तरह क्या मोमबत्ती दिखाई देती है? जब आप मोमबत्ती को देख रहे हो तब पाइप को थोड़ा सा मोड़िए। चित्र 11.7b क्या अब मोमबत्ती दिखाई देती है? देखिए, आप इस तरीके से जब सीधी रेखा में देखेंगे तो इस यहाँ पे मोमबत्ती हमें दिखाई देगी। जब आपने क्या करा, इसे थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया तो यहाँ पे टेढ़ा करने के बाद हमें मोमबत्ती दिखाई नहीं देगी। पाइप को अपने दाईं या बाईं ओर घुमाइए। क्या अब आप मोमबत्ती को देख सकते हैं? आप इससे क्या निष्कर्ष निकालते हैं? ये दर्शाता है कि प्रकाश एक सरल रेखा में गमन करता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, प्रकाश क्या करता है? एक सरल रेखा में, एक सीधी रेखा में चलता है या फिर गमन करता है। क्या ऐसा नहीं है? इस कारण जब कोई अपारदर्शी
वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की छाया बनती है। क्या करती है? जब कोई अपारदर्शी वस्तु इसे रोकती है तो उस वस्तु की क्या बनती है? ये छाया बनती है। चलिए अगले पॉइंट को डिस्कस करते हैं, दर्पण तथा परावर्तन, यानी कि शीशे तथा परावर्तन के बारे में डिस्कस करेंगे। हम सभी घर पर दर्पणों यानी कि शीशों का प्रयोग करते हैं। आप दर्पण में अपने चेहरे को देखते हैं। जब आप देखते हैं वे दर्पण में आपके चेहरे का परावर्तन होता है। जब आप शीशे में अपने फेस को देखते हैं वो क्या होता है? वो परावर्तन होता है। हम दर्पण के सामने रखी हुई वस्तुओं का परावर्तन भी दर्पण से देखते हैं। हम क्या कर सकते हैं? उसके सामने यानी कि जो शीशे के सामने दर्पण के सामने कोई वस्तु होती है उसका हम परावर्तन भी देख सकते हैं। कभी कभी हम झील अथवा तालाब के पानी में पेड़ों, इमारतों तथा अन्य वस्तुओं का परावर्तन देखते हैं। यानी कि क्या होता है कि कभी कभी हम पानी में, जब साफ पानी होता है झील या तालाब का, तो हम पेड़ों की छाया देख सकते हैं, इमारतों की छाया देख सकते हैं और अन्य जो वस्तुएं हैं वो हमें पानी में दिखाई दे जाती है स्पष्ट रूप से। चलिए क्रियाकलाप 7 को डिस्कस करते हैं। ये क्रियाकलाप रात्रि यानी कि रात के समय अथवा एक अंधेरे कमरे में किया जाना चाहिए। अपने किसी मित्र से कहिए कि वे एक हाथ में दर्पण लेकर कमरे के एक कोने में खड़ा हो जाए। क्या करना है आपको? दर्पण लेके, ये शीशा लेके एक कोने में खड़ा होना है और एक हाथ में टॉर्च लेकर आप कमरे के दूसरे कोने में खड़े हो जाइए। क्या करना है? एक हाथ में आपको टॉर्च लेना और कमरे के दूसरे कोने में आपको खड़ा होना है। टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढक लीजिए। टॉर्च के कांच को क्या करना है? टॉर्च के कांच को अपनी उंगलियों से ढकना है आपको, तथा टॉर्च को जलाएं और उसके बाद करना है टॉर्च को जलाना है। किरण पुंज प्राप्त करने के लिए अपनी उंगलियों के बीच कुछ जगह छोड़ें। यानी कि जो किरण की रोशनी प्राप्त करने के लिए आपको क्या करना है? अपनी उंगलियों को बीच में से छोड़ना है ताकि जो प्रकाश है वो गुजर सके। प्रकाश पुंज को आपके मित्र के द्वारा पकड़े हुए दर्पण पर डालिए। क्या करना है? प्रकाश पुंज को अपने जो मित्र ने ये जो दर्पण पकड़ा इस पे आपको प्रकाश पुंज को डालना है, इस प्रकार से दिखाना है आपको। क्या आप दूसरी तरफ प्रकाश का धब्बा देखते हैं? चित्र 11.8। अब टॉर्च की दिशा इस प्रकार समायोजित कीजिए कि प्रकाश का धब्बा कमरे में खड़े किसी दूसरे मित्र के ऊपर पड़े। क्या करना है आपको? दूसरे मित्र को खड़ा करना है और जो प्रकाश जा रहा है वो दूसरे मित्र पर पड़े। ये क्रियाकलाप सुझाता है कि दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाले प्रकाश की दिशा को बदल देता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, दर्पण अपने ऊपर पड़ने वाली प्रकाश की दिशा को क्या कर देता है? बदल देता है। ये वर्णन किया गया क्रियाकलाप ये दर्शाता है कि प्रकाश सरल रेखा के अनुदिश गमन करता हुआ दर्पण से परिवर्तित हो जाता है। चलिए क्रियाकलाप 8 को डिस्कस करते हैं। एक बड़ी थर्माकोल की शीट के एक किनारे पर एक कंघी तथा दूसरे किनारे पर चित्र 11.9 में के अनुसार एक दर्पण लगाइए। क्या करना है आपको? आपको एक थर्माकोल का ये लेना है, उसके बाद आपको ये एक दर्पण लेना है, उसके बाद ये आपको कंघी लेनी है और दर्पण तथा कंघी के बीच कागज की घेरी रंगीन शीट बिछाइए। इसके पीछे क्या करना है? कागज की घेरी रंगीन शीट बिछानी है आपको। इसे सूर्य के प्रकाश में रखिए अथवा कंघी के सामने टॉर्च के प्रकाश किरणें डालिए। क्या करना है उसको? उसके बाद कंघी को इस तरीके से आपने करना है, उसके बाद सूर्य की रोशनी में प्रकाश यानी कि टॉर्च को क्या करना है आपको? इसके ऊपर दिखाना है आपको, किरणें इसके ऊपर डालनी है कंघी के ऊपर। क्या आप अवलोकन करते हो? क्या आप 11.9 में दर्शाए जैसे पैटर्न प्राप्त करते हैं? हाँ बिल्कुल। क्या होगा? ये छाया जो है यहाँ पे बन रही है हमारी, तो ये वैसा ही पैटर्न हमें दिखाई दे रहा है। इस क्रियाकलाप में हमें ये ज्ञात होता है कि प्रकाश किस प्रकार गमन करता है तथा ये किस प्रकार दर्पण से परिवर्तित होता है। चलिए यहाँ चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है हमारा। समरी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए डिस्कस करना, समरी को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अपारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर नहीं जाने देती। अपारदर्शी वस्तु क्या होती है? अपने में से प्रकाश को गुजरने नहीं देती है। पारदर्शी वस्तुएं प्रकाश को अपने में से होकर जाने देती हैं तथा हम इनकी दूसरी ओर रखी वस्तुओं को स्पष्ट रूप से देख सकते, आर पार देख सकते हैं। पारभासी वस्तुएं प्रकाश के कुछ भाग को ही अपने में से होकर जाने देती है। पारभासी वस्तुओं में क्या होता है? अपने से कुछ चीज प्रकाश को जाने देती है, कुछ को नहीं जाने देती। इसमें हमें क्या दिखाई देता है? धुंधला दिखाई देता है, स्पष्ट नहीं दिखाई देता। जब प्रकाश के पथ यानी कि रास्ते में कोई अपारदर्शी वस्तु आ जाती है तो छाया बनती है। साधारण सामग्री से सूची छिद्र
कैमरा बनाया जा सकता है तथा इसका उपयोग सूर्य तथा अति दीप्त वस्तुओं के प्रतिबिंब को देखने में किया जा सकता है। प्रकाश सरल रेखा में गमन करता है। दर्पण परावर्तन से हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त होता है। चलिए अब ये क्वेश्चन एक बार डिस्कस कर लेते हैं। नीचे दिए गए बॉक्स के अक्षरों को पुनः व्यवस्थित करके एक ऐसा वाक्य बने जिससे हमें अपारदर्शी वस्तुओं के बारे में जानकारी मिलने में सहायता हो। इसमें आपको बताना कि अपारदर्शी वस्तुओं से हमें मिल जाए। अपारदर्शी वस्तुएं छाया बनाती हैं। अपारदर्शी वस्तु क्या करती है? छाया बनाती हैं। चलिए यहाँ पे हमारा जो पूरा चैप्टर है पूरा फिनिश हो गया है। आई होप कि आप लोगों को पूरा चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा और आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। तो थैंक यू सो मच आज की क्लास के लिए।